13 अप्रैल 1919 का हुआ दिन जब पंजाब के जलियांवाला बाग में 1000 से भी अधिक मासूम और निर्दोष लोगों को अंतिम सांसें गिननी पड़ी थी। उन्हें बड़े ही क्रूरता से मारा गया और यह दिन भारतीय इतिहास में सबसे कलंकित दिन माना जाता है। तो चलो चलते हैं आज से 109 साल पीछे। सन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था और इस समय भारत में ब्रिटिश शासन था। भारत की जनता ब्रिटेन के दुश्मन को अपना दुश्मन मानती थी, इसलिए कुल 8 लाख भारतीय सैनिक इस युद्ध में इस उद्देश्य से लड़ रहे थे कि जब ब्रिटेन को इस युद्ध में जीत हासिल होगी तो वे भारत को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन ब्रिटेन को तो भारत में ही शासन करनी थी। यह तो भारतीयों के लिए एकमात्र चाल थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए। इस युद्ध के बाद भारत को भले ही आज़ादी ना मिली हो, लेकिन आज़ादी के लिए आंदोलन में तेजी जरूर आई। भारत के नेताओं को अब ब्रिटेन पर से भरोसा उठ गया था और वे ब्रिटेन के प्रति आंदोलन चालू कर दिए थे। जब अंग्रेज भारत आए थे तब भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की भावना बहुत कम थी, लेकिन अब ब्रिटेन को इस बात का डर था कि कहीं अब हिंदू मुस्लिम एकता की भावना प्रबल न हो जाए, इसलिए अंग्रेजों ने रोलेक्स एक्ट लागू कर दिया। इस नियम के अनुसार एक अंग्रेज ऑफिसर को किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर सकता था। यहाँ तक कि कोई भी ब्रिटिश सरकार का अगर विरोध या इनके प्रति जासूसी करता है तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। और अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध भारत के पंजाब राज्य के लोगों में कहीं अधिक था और इन्हीं क्रांतिकारियों में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू 2 नेता प्रमुख थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इन तीनों की गिरफ्तारी का विरोध और रिहाई की मांग करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा आयोजित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्स एक्ट के तुरंत बाद ही एक और नियम लागू कर दिया था कि कहीं भी 3 से ज़्यादा लोग एक साथ बात न करें और यहाँ तक कि पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दी गई थी। लेकिन इस नियम के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था, इसलिए 13 अप्रैल 1919 के वैसाखी का दिन था और यह त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब के लोगों के लिए सबसे प्रमुख त्यौहार था। और अमृतसर में विशाल मेला भी लगता था, जिसे देखने कई लोग अपने पूरे परिवार वालों के साथ और कई लोग अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें जलियांवाला बाग में हो रहे सभा के बारे में पता चला तो वे भी इस सभा में शामिल हो गए। पंजाब के स्वतंत्रता आंदोलन को जड़ से उखाड़ दबाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर को सौंपी थी। जैसे ही जनरल डायर को पता चला कि जलियांवाला बाग में सभा हो रही है और फिर उसने अपने 90 सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे और बिना कुछ बोले उसने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया और फायरिंग होती रही और लोग इधर उधर भागते रहे। लाशों की ढेर होती रही। ब्रिटिश सैनिकों ने लगातार 10 मिनट तक फायरिंग करते रहे। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई। गोलियां चलाते चलाते चलाने वाले थक चुके थे और हजारों जिंदा लोग लाश बन चुके थे। काश कुछ लोग यहाँ से भाग पाते, लेकिन जलियांवाला बाग जाने का एकमात्र छोटा रास्ता था और यहाँ से भागना मुश्किल था क्योंकि ब्रिटिश सैनिक इसी साइड से फायरिंग कर रहे थे और इनके गोलियों से बचने हेतु एक ही जगह था और वह था इसी जगह पर बनी एक कुआं, जिसमें कई लोग कूद पड़े। काश वे भी तो बच पाते, लेकिन देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ कुएं से ही मिले हैं। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए कहीं भी ले जाया नहीं जा सका। लोगों ने तड़प तड़प पर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 389 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिसमें 337 पुरुष और 31 नाबालिग लड़के थे। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। इस महाकांड के समय वहां सरदार उधम सिंह भी मौजूद थे, जो बच तो गए थे लेकिन काफ़ी घायल हो चुके थे और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल और डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ले ली। अपने इस ध्येय को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की।
सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी थी और साथ में अपना ध्येय को पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीदी थी। भारत के यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कास्टन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए थे। अपनी बंदूक उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली थी। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाए जा सके। बैठने के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां चला दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी और उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई। भले ही सरदार उधम सिंह मर गए, लेकिन आज भी हम भारतीयों के हृदय में जीवित हैं। दोस्तों, यह तो रही जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कुछ जानने को जरूर मिला होगा। जय हिंद, जय भारत।